नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 23 मार्च और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का हिंदी में डिटेल एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस बेहतरीन कार्टून से जो आ रखा है आज के एडिटोरियल सेक्शन में। दिखा रहा है किस तरीके से सारे डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन लेके कोरोना के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आखिर में यहाँ पर दिख रहा है कि आज की डेट में किस तरीके से कोरोना का एक नया रूप आ चुका है जो हम लोगों को दोबारा परेशान कर रहा है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि आज की डेट में जैसे 8 राज्य जो है जहाँ केस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, उनमें से महाराष्ट्र अभी टॉप पे है। तो इन सब राज्यों में केस अब बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। कई राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जैसा कोरोना पहले था उससे थोड़ा और ज़्यादा अभी हम कह सकते हैं बढ़ने लगा है, क्योंकि चीज़ें अब कंट्रोल से थोड़ी बाहर आती दिखाई दे रही हैं। तो प्लीज़ अब यही हम कर सकते हैं कि अपने मास्क और अपने सैनिटाइज़र को हमें कंटिन्यू करते हुए चलना है जब तक हम पूरी तरीके से इस डिजीज़ को एलिमिनेट ना कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कोट के साथ। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ लोग सिर्फ विश करते हैं, कुछ लोग सिर्फ चाहते हैं उस चीज़ को पाना, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो उस चीज़ को करके दिखाते हैं। वही बात आप सबकी लाइफ में भी अप्लाई होती है। सिंपल सी बात है, सिंपल जब लोग विश करते हैं तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि एक्शन से रिजल्ट आते हैं हमेशा, कभी भी विश करने से या सोचने से नहीं आते। तो वही एक्शंस पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना है रादर देन विशिंग, या जस्ट सिर्फ थिंक करने से भी कुछ नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और डेफिनेटली ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। हमें अपनी लाइफ में सारे जो हैं एक्शंस को एक तरीके से प्लान वे में लेके चलना है, तभी जाके हम अपने गोल्स पे पहुँच पाएंगे। आज का जो डे है 23 मार्च, आज है शहीदी दिवस हम कह सकते हैं। और यहाँ पर जैसे बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने मार्टियर्स को सैल्यूट करते हैं। आज की डेट में जैसा हम देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने एक इमेज यहाँ दे रखी है न्यूज़पेपर में, जहाँ पर हम देख सकते हैं उन्होंने किस तरीके से रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट पे किया है हमारे जो मार्टियर्स हैं। और यहाँ पर किन की बात की गई है, यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनकी बात की गई है। आपको भी पता होगा कि हिस्ट्री में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और इनको फांसी पे भी टका दिया गया था, क्योंकि ये हमारी कंट्री की फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। तो डेफिनेटली इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए ही आज का दिन जो है समर्पित है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल से, जहाँ पर हमें 5 अलग अलग एडिटोरियल्स डिस्कस करने हैं। पहला एडिटोरियल जो है वो इंडिया यूएस रिलेशंस की दोबारा बात करता है, जहाँ पर अभी यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं उन्होंने इंडिया को विजिट किया था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुई थी हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुई थी। तो यहाँ उसकी बात की गई है। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है जो म्यांमार में मिलिट्री कू हो रखा है उसकी बात की गई है, और बता रखा है कि फ्यूचर क्या हो सकता है इस कू का, क्या ये ज़्यादा चलने वाला है या किस तरीके से आगे जाके चीज़ें चेंज होंगी, यहाँ उसकी बात की गई है। यहाँ पर जो नया बिल आने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो दिल्ली एनसीटी का जो बिल है उसकी यहाँ पर बात की गई है और किस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली की जो पावर्स हैं वो कम होने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नए अपॉइंट होने वाले हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है कि उनके खिलाफ क्या क्या एलिगेशंस हैं जो जनता को उतना ज़्यादा पता भी नहीं है। तो ये हम राइट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात की गई है, जहाँ पर एलएसी में जो डिसएंगेजमेंट हो रखा है उसको किस तरीके से इंडिया की एक अचीवमेंट के बारे में बताया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो आर्टिकल है ये कहता है फ्री एंड ओपन, यानी क्या, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की यहाँ पर स्पेसिफिकली बात हो रही है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। आपको भी पता है कि जो रिसेंट मीटिंग हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए थे, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बातें हुई थी। अब ये बातें अलग अलग चीज़ें में थी। देखिए हमारे रिलेशंस को एनहांस करने की बात भी कही थी, क्योंकि डिफेंस में जितने भी हमारे रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कंसनट्रेटेड हैं और इसको कैसे हमें आगे और लेके जाना है, कैसे हम और ज़्यादा मिसाइल डील्स, कैसे ज़्यादा और एयरक्राफ्ट डील्स हम करेंगे, इन सब की बात की गई। उसके अलावा कुछ अगर नेगेटिव्स की बात करूँ, यहाँ पर एक तरीके से कंसर्न रेज किया यूएस ने, वो था ह्यूमन राइट्स का। कहाँ पर, अगर आपने एडिटोरियल कल का फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि ये ह्यूमन राइट्स की जहाँ बात हो रही है वो कहाँ हो रही थी, आसाम में। यूएस के अकॉर्डिंग आसाम में जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है और उसी के लिए वो कंसर्न रेज करना चाह रहे हैं कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस जो हैं वो फ्यूचर में भी क्योंकि बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो हमको इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हटानी पड़ेंगी अपने अपने देश में, ताकि हम एक डायरेक्शन में सही मूव कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें डिस्कस की गई थी और आज का एडिटोरियल भी थोड़ा बहुत इसी पे बेस्ड है। किस तरीके से बताया गया है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, कौन, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, कौन है वो, लॉयड ऑस्टिन। ये एक, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक यूएस आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं। तो ये आए थे और उन्होंने हमारे आप कह सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ इन्होंने मीटिंग करी और उसमें बताया गया कि क्या क्या डेवलपमेंट फ्यूचर में होने वाली है।
राइटर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि किस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं वो इंडिया आके इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब ये ऐसा किस तरीके से हुआ है, देखिए इंडिया जो है उससे पहले ये ऑफिशियल्स जापान और साउथ कोरिया में जा चुके हैं और उसके बाद ही इंडिया आ रखे हैं। तो राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि किस तरीके से इंडिया की जो पोजीशन है वो आज की डेट में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जस्ट प्रेसिडेंसी के कुछ टाइम बाद ही जो तीसरी कंट्री जो विजिट की गई यूएस ऑफिशियल्स द्वारा वो थी इंडिया। तो डेफिनेटली इंडिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है ग्लोबली। यहाँ ये भी बताया गया है राइटर द्वारा कि यूएस का जो फोकस है वो आज की डेट में मैरीटाइम कोऑपरेशन में है। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको क्वाड की मीटिंग के अंडर फ्री एंड ओपन करने की बात की गई है। तो किस तरीके से इंडो पैसिफिक पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कंसर्न है यूएस का, तो उसके रिगार्डिंग भी बात हुई। उसके अलावा ये भी बात हुई कि किस तरीके से दोनों साइड जो है अपनी डिफेंस की रिलेशनशिप को एनहांस करेंगे, जैसा मैंने आपको भी बताया। और ये डिफेंस रिलेशनशिप किन फाउंडेशन एग्रीमेंट्स के तहत होगी, हमने जो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, लेमोआ, कॉमकासा और बेका, ये सारे एग्रीमेंट्स के तहत ये होगा। इनफैक्ट इन एग्रीमेंट्स में से जो कॉमकासा है उसमें तो हमारे जो नेवल हेडक्वार्टर्स हैं उनमें कनेक्शंस भी हैं। कनेक्शंस किस टाइप के? मान लीजिए अगर कोई यूएस शिप कोई ऐसी और एलियन शिप देखता है, कोई फॉरेन शिप देखता है इंडियन वाटर्स में यानी इंडियन ओशियन में, तो वो तुरंत नेवल हेडक्वार्टर्स को इंडिया में इन्फॉर्म कर देगा और हमारी नेवी एक्शन ले सकती है। तो इस टाइप के डेवलपमेंट्स भी हो रखे हैं और किस तरीके से हम और बड़ा लिंकेज डेवलप करने वाले हैं यूएस की अलग अलग कमांड्स के साथ, क्योंकि यूएस की कमांड्स इंडिया की तरह डिवाइडेड नहीं है। जैसे इंडिया में नॉर्थ में कमांड है, साउथ में है, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंडिया में चीज़ें डिवाइडेड हैं, लेकिन यूएस में इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती। उन्होंने अपनी कमांड्स को कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें मतलब यही बताया कि किस तरीके से इंडिया की जो लिंकेज है यूएस कमांड के साथ वो और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर एक कंसर्न की बात जो की गई वो ये की गई कि मिस्टर ऑस्टिन ने ये कहा कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है यूएस की वो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं बैलेंस नहीं है, क्योंकि अभी यूएस को खुद ही नहीं पता कि 1 मई की जो डेडलाइन है जब उनको अपने ट्रूप्स विड्रॉ करने हैं अफगानिस्तान से, वो उस डेडलाइन पे स्टैंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तालिबान ने रिसेंटली अमेरिका को एक धमकी दे रखी है कि अगर उन्होंने अपनी डेडलाइन यानी 1 मई तक अपने ट्रूप्स विड्रॉ नहीं किए तो तालिबान एक तरीके से मतलब दिक्कतें प्रोड्यूस करेगा, अटैक्स करेगा, वायलेंस करेगा, इस सब की बात की गई है। तो अभी एक तरीके से यूएस बहुत कन्फ्यूजन की कंडीशन में है, तो उसकी भी यहाँ पर डिस्कशन की गई। उसके अलावा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बात जो की गई वहाँ पर, उन्होंने ये बताया कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरीके से काटसा जो है उसके सैंक्शंस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, यानी वो किसी को छोड़ेगा नहीं इन सब चीज़ों में, चाहे हमारे रिलेशन किसी कंट्री के साथ अच्छे हैं या बेकार हैं। क्यों? अब देखिए इसकी बात इसलिए हुई क्योंकि जो रशियन मिलिट्री हार्डवेयर है वो इंडिया ले रहा है। क्या है वो रशियन मिलिट्री हार्डवेयर? S-400 मिसाइल सिस्टम। ऑल टू इंडिया में अभी वो आए नहीं हैं, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कह रखा है कि जब न्यू दिल्ली इसकी डिलीवरी ले लेगा तब उनको सैंक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं, इसकी यहाँ पर बात की गई है। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स की भी बात की गई, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आसाम में इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बात की गई कि किस तरीके से जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उन्होंने ये भी बताया कि वो किस तरीके से डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करेंगे हमारे जो LAC और जो हमारा बीजिंग वाला डिस्प्यूट है उसमें, क्योंकि वो ये कंसिडर करते हैं कि ये हमारा एक तरीके से बायलैटरल इशू है और चाइना और इंडिया को अपने आप में ये इशू रिजॉल्व करना चाहिए, वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कि उनके अकॉर्डिंग क्या क्या इसमें कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स वही ह्यूमन राइट्स वाली बात हो गई, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करने वाली है यानी डिफेंस का कोऑपरेशन, और कहाँ कहाँ पर यूएस आज के डेट में कंफ्यूज है और उसको इंडिया जैसी कंट्रीज़ की हेल्प चाहिए। जैसे जैसे अफगानिस्तान में जो अभी होने वाला है, जो पीस डील की बात की गई है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स होने वाले हैं उसकी यहाँ पर बात की गई है। चलिए अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं जहाँ पर दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का जो अमेंडमेंट बिल है 2021 वो राइटर के अकॉर्डिंग किस तरीके से ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की उसको एक तरीके से मतलब ख़त्म कर देता है, यानी मतलब उसकी कोई रेलिवेंस नहीं रह जाएगी, ये राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं। अब राइटर इसको बिल्कुल हिस्ट्री से लेके चलना चाहते हैं। जब इनिशियली हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी वो एक तरीके से कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सजेस्ट करती थी और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकता? केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग। ये आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लैंडमार्क रिफॉर्म था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक तरीके से चेंज नहीं हो सकता। और उसके अलावा ये भी बताया गया कि हमारा जो संविधान है वो ये रीड करता है कि इंडिया जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है
उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो स्टेट्स थे वो ए, बी, सी और डी 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे, और उसमें से जो सी और डी थे वो चीफ कमिश्नर्स या एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे। बाद में ऐसा हुआ कि जब दिल्ली जो एक फुल स्टेट बनाने की जब उसको बात आई तो उसको नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि एक कंसर्न रेज हुआ कि अगर दिल्ली में कोई और गवर्नमेंट होगी और केंद्र यानी सेंटर में कोई और गवर्नमेंट होगी तो दोनों सरकारों में मतभेद होंगे, और ये मतभेद जो हैं एक कैपिटल सिटी के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए दिल्ली को जो है एक तरीके से यूनियन टेरिटरी का दिल्ली को एक तरीके से यूनियन टेरिटरी का डेजिग्नेशन दिया गया। उसके अलावा भी कैसा कहा जाता है कि इतना होने के बावजूद भी कन्फ्लिक्ट जो है वो राइज कर सकते थे, जैसा हम आज की डेट में देख रहे हैं, कन्फ्लिक्ट तो राइज किए ही हैं। तो इसलिए उसके बाद 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया, जिसमें एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाई गई दिल्ली में। अब लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या है? देखिए, इस गवर्नमेंट के बाद जैसे राज्य सरकार होती हैं उनकी तरफ फुल पावर तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी इतनी पावर होगी कि दिल्ली में डेवलपमेंट्स कर सकें। वहाँ की कई जो चीज़ें हैं वो इनके अंडर में होंगे। ऑल्दो आपको पता होगा कि जो लैंड है, पुलिस है, ये सब चीज़ें जो हैं आज की डेट में दिल्ली के अंदर नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आज है। और एक किस तरीके से लाया गया था? दिल्ली को एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के तहत इसको लाया गया था। इसके बाद की यहाँ बात की जा रही है कि किस तरीके से 1987 में दोबारा फील हुआ कि ये जो चीज़ें हैं ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो बालाकृष्ण कमेटी को बनाया गया। अब इस कमेटी ने एक तरीके से अपने रिकमेंडेशन सबमिट करे। क्या रिकमेंडेशन सबमिट करे? कि दिल्ली को एक तरीके से एक प्रॉपर स्टेटस दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटस जो है बिना स्टेटस के दिल्ली जो है वो तमीज़ से चल नहीं सकती। तो ये स्टेटस में जैसे आपको पहले बताया कि यूनियन टेरिटरी की यहाँ पर बात की गई कि किस तरीके से यूनियन टेरिटरी तो होनी चाहिए। उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली भी होनी चाहिए, जहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो प्योरली रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को। यहाँ पर इसकी बात की गई। तो देखिए 1989 में ये लेजिस्लेटिव असेंबली वाला कॉन्सेप्ट जो है दिल्ली में आया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली यानी जीएनसीटी एक्ट जो है वो 1991 में पास हुआ। देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट पहली बार कब पास हुआ था। यहाँ पर डेट दी गई है 1991, लेकिन 2018 की जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उन्होंने एक तरीके से बताया कि जो वहाँ के एलजी होंगे, यानी देखिए आप यहाँ जैसे लिख सकते हैं पार्लियामेंट एनवाइजेज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। साफ यहाँ बताया गया है कि फॉर द एनसीटी ऑफ दिल्ली, और जो एलजी हैं वो एक्ट करेंगे किसमें? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एड और एडवाइस है उस पर ही एक्ट करेंगे, और उसके अलावा वैसे एक्ट नहीं करेंगे। और अगर कोई डिफरेंस आता है ओपिनियन में तो वो सीधा प्रेसिडेंट को रेफर करेंगे फाइनल डिसीजन के लिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से तो नज़र नहीं आ रही है राइटर के अकॉर्डिंग। राइटर कह रहे हैं कि किस तरीके से ये बिल जो है ये इन सब चीज़ों को मतलब ख़त्म करता है एक तरीके से, और बता रहे हैं कि आज की डेट में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है यानी जो केजरीवाल की सरकार है उसको एक वेस्टिगल ऑर्गन यानी ऐसा ऑर्गन जिसका कोई काम है ही नहीं शरीर में, ऐसा ऑर्गन बना दिया गया है। और जो सेंट्रली अपॉइंटेड एलजी होते हैं जो केंद्र द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं उनको तो बिल्कुल वाइसरॉय की पोजीशन पे बैठा दिया गया है, ऐसा यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं। उसके अलावा राइटर कह रहे हैं कि एक बार ये बिल कानून बन जाता है उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसका नाम एक तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, यानी गवर्नमेंट कोई आम आदमी पार्टी की सरकार या कोई और सरकार जैसे बीजेपी की सरकार ये सब रिप्रेजेंट नहीं करेगी दिल्ली में। गवर्नमेंट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिप्रेजेंट करेगी दिल्ली में। अब दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि ये वर्ल्ड में एक तरीके से कई बार हाईएस्ट काउंट की जाती है, कहीं जगहों पे मतलब टॉप में आती है ये। उसके अलावा भी अगर इतनी हाईएस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अगर दिल्ली में एक अनरिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो ये चीज़ सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ऐसा राइटर कहना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि किस तरीके से एक अपॉइंटेड एलजी होगा वो ऐसे चेंज तो नहीं कर सकते, उसको चेंज करने का तरीका क्या है? केंद्र सरकार को ही चेंज करो। जब तक केंद्र की सरकार चेंज नहीं होगी तब तक एलजी जो है वो भी चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर राइटर ये चीज़ कहना चाहते हैं। और राइटर ये कह रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अमेंडमेंट है, ये जो बिल है, ये आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भी चैलेंज होने वाला है। तो राइटर के अकॉर्डिंग इसकी ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है क्योंकि ये तो प्रॉपर्ली चैलेंज हो ही जाएगा, लेकिन ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं राइटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरीके से यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है और इस बिल के फ्लॉज जो हैं वो डिस्कस किए हैं। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर म्यांमार में जो मिलिट्री कू हो रखा है उसकी यहाँ पर बात की गई है। बता रखा है कि किस तरीके से जनरल जो है उन्होंने सरकार को टॉपल कर दिया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को। बेसिकली जो डिटेल उनके जो उनके लीडर्स थे उनको डिटेन कर दिया गया, उनको पकड़ लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। आंग सान सू की जो इलेक्शन जीती थी उनको भी डाल दिया गया, प्रेसिडेंट विन मिंट जो थे उनको भी डाल दिया गया जेल में, और एक तरीके से इमरजेंसी का एक स्टेट लागू कर दिया। अब देखिए बात यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि मिलिट्री जनरल को तो ये चीज़ लगी कि वो एक तरीके से पावर जो है वो जल्दी से अपने अंदर
मतलब अपने परव्यू में ला देंगे, सारी की सारी पावर अपने पास रख लेंगे। लेकिन उनके सामने अभी बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। क्या? हज़ारों लोग जो हैं वो आज की डेट में सड़क में आ चुके हैं और उनके अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। ऑल तो आपको पता होगा कि करीब करीब 247 लोग जो हैं उनको मार भी दिया गया है, लेकिन फिर भी ये लोग स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस फेस करते हुए इनको एक तरीके से अपोज कर रहे हैं। तभी तो मिलिट्री जनरल जो हैं वो आज की डेट में बिल्कुल आर्मी लगा के सारे लोगों पे इतना वायलेंस कर रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं। करीब करीब 1 फरवरी से लेके अब देखा जाए तो 1 फरवरी तक 247 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये डेटा किसने दिया है? असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है म्यांमार का। 300 म्यांमारीज लोग जो हैं वो आज की डेट में इंडिया में आ चुके हैं। कहाँ? कैसे? बॉर्डर्स को क्रॉस करके। आपको पता होगा 581 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो मिजोरम शेयर करता है म्यांमार के साथ। ये एक तरीके से आप डेटा ही ले लीजिए इसको, तो इतने सारे लोग आ चुके हैं। और इसमें से भी मतलब पुलिस ऑफिसर जो हैं वो सबसे पहले आए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो हैं वो एक तरीके से मिलिट्री का जो लॉज हैं और वो जो बता रही थी मिलिट्री वो फॉलो नहीं करना चाहते, तो वो भाग के इंडिया में आ गए। अभी आप देख सकते हैं क्योंकि मिजोरम इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, तो मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथांगा जी, उन्होंने ये कहा कि इंडिया को एक तरीके से म्यांमार की हेल्प करनी चाहिए। और अभी तो ऐसा देखा जा रहा है कि इंडिया ने अपने बॉर्डर को शट कर दिया, क्योंकि इतने सारे लोग जब आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम इतने सारे लोगों को भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पर बॉर्डर्स को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन वैसे जोरामथांगा जी ने ये कहा कि हमको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, फूड जो है, शेल्टर जो है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि वो लोग भरोसा करके ही हमारी कंट्री में आ रहे हैं। लेकिन अब नई दिल्ली यानी हमारे देश के लिए एक तरीके से काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन होगी अगर हम उनको इग्नोर करना चाहें, क्योंकि हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए म्यांमार जो है वो एक तरीके से हमारा नेबर कंट्री है। अब हमारे नेबरिंग कंट्री में कुछ हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ असर तो हम पे भी होगा ही ना। जैसा नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं असर हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के कई ट्राइबल ग्रुप्स हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि हमें म्यांमार की हेल्प करनी चाहिए। तो हमारे नेबरहुड में चीज़ें गड़बड़ हैं तो हमें उन चीज़ों को सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वहाँ के यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं देखिए, क्योंकि मिलिट्री तो क्रैकडाउन कर रही है, लोगों को पकड़ पकड़ के मार रही है, कई जो लोगों को जेलों में डिटेन भी कर रही है। तो यंगस्टर्स जो है VPN का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का, और एनक्रिप्टेड मैसेंजर ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। क्या? प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्योंकि देखिए अगर वो बिना VPN के या बिना एनक्रिप्टेड ऐप्स के यूज़ करेंगे तो मिलिट्री उनको पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि डेटा की जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन क्योंकि ऐसे मेजर्स लेके वो कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। बैंक एम्प्लॉय जो हैं वो भी इनका पूरा साथ दे रहे हैं। पोर्ट वर्कर्स, मेडिक्स, जितने भी लोग हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं कि मिलिट्री को छोड़ के पूरी जो कंट्री है वो आज एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है। तो आज की डेट में ये कंडीशन है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि पहले तो अब म्यांमारी मिलिट्री जो है उनको पहले तो उन्होंने सैंक्शंस की कभी सोची नहीं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले तो वो प्रॉपर गवर्नमेंट के अंडर में ही थे। लेकिन उन्होंने लगा कि सैंक्शंस तो यार छोटी मोटी चीज़ है, वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन आज के डेट में जब उन्होंने मतलब मिलिट्री को कर ही दिया है, तो अब जब उन पर सैंक्शंस आएंगे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ द्वारा, तब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। तो इसीलिए जो मिलिट्री जनरल है उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है अपना जो उन्होंने ये मिलिट्री coup किया है इसको करने में। और अब उनको ऑर्डर को रिस्टोर कर देना चाहिए, ऐसा राइटर कह रहे हैं। अब राइटर यहाँ ये कह रहे हैं कि किस तरीके से म्यांमार के जनरल को पब्लिक डिमांड को सुनना चाहिए, मिलिट्री को ख़त्म करना चाहिए, इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों? सारा मुद्दा इलेक्शन रिजल्ट से तो आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि रिजल्ट जो हैं सही नहीं है। तो एक तरीके से उन्हें कंट्री की डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी चाहिए, और यही एक अकेला तरीका है किस तरीके से चीज़ें म्यांमार में चेंज हो सकती हैं। वरना चीज़ें वैसी ही रहेंगी, और वैसे तो क्या ही रहेंगी, कुछ टाइम बाद तो वो खुद ही उनके जो जिन्होंने कू कर रखा है वो एक तरीके से क्रिपल हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात, इतने सैंक्शंस हैं, पूरे लोग उनके अगेंस्ट हैं, इकोनॉमी जो है उनकी बिल्कुल कोलैप्स होने वाली है। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, लोग काम थोड़ा कर रहे हैं, लोग तो सड़कों पे आ रखे हैं ना। तो ये तो सिंपल सी बात है, सही डायरेक्शन में जा ही नहीं रही चीज़ें। तो यही एक अकेला तरीका है किस तरीके से वहाँ का पूरी डेमोक्रेसी रिस्टोर होगी और दोबारा चीज़ें जो है सही ट्रैक पे चलेंगी। अब अगले आर्टिकल में यहाँ पर LAC की बात की गई है कि आज की डेट में जो LAC में डिसएंगेजमेंट हो रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में है। देखिए अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने तो कमेंट किया, यानी तारीफ भी करी सरकार की, लेकिन कुछ लोगों ने एक तरीके से एलिगेशन भी डाल रखे हैं सरकार पर कि सरकार डर गई है। अब देखिए क्योंकि 10 फरवरी को ये डिसएंगेजमेंट में हुआ और जितने भी ट्रूप्स हैं उन्होंने पैंगोंग लेक एरिया से पुल बैक करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर स्पेकुलेशंस, यानी लोग ये कर रहे हैं कि क्या ये इंडिया के लिए एक तरीके का गेन था या लॉस था। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये गेन था या लॉस था। कुछ लोग कहते हैं कि एक तरीके से इंडिया का गेन था, क्योंकि हमने एक बफर जोन बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर, जो दोनों कंट्रीज़ को हेल्प करेगा।
लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडिया ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया, यानी हार मान ली चाइना के सामने। तो ओपिनियंस अलग अलग हैं, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि कौन सा ओपिनियन यहाँ पर सही है। एक और बात यहाँ पर की जा रही है लोगों द्वारा कि इंडिया ने इतना ज़्यादा पैसा जो है सिर्फ डिफेंस में पंपिंग कर दिया। अगर आप देखो तो यहाँ पर बात की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कि इंडिया आज के डेट में 2 फ्रंट वॉर में है, तो हमें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए एक तरीके से हमें डिफेंस के लिए अलग से एलोकेशंस करने की ज़रूरत है। और आपने देखा क्या होगा कि एकदम से इमरजेंसी एलोकेशंस के लिए पैसे जो हैं वो एलोकेट कर दिए गए थे, और ये 18.75% का एक तरीके से जंप था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर द्वारा। और अगर हम पूरे 15 साल के डेटा देखें तो 15 साल में ही अभी तक का हाईएस्ट है। लेकिन ये एक तरीके की नीड है राइटर द्वारा। क्यों? मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन, इंडाइजनाइजेशन और डिफेंस के एक्सपोर्ट जो है वो आज के में टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारे जब नेबर्स ही अच्छे नहीं हैं तो हमें इन सब चीज़ों को तो टॉप प्रायोरिटी पर रखना ही पड़ेगा ना। हमने काफ़ी ज़्यादा रोड्स बिल्ड करी हैं। आपको पता होगा कि BRO जो है उसने काफ़ी अच्छा काम किया है जम्मू एंड कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, इन टाइप की जो एरिया जहाँ पर मिलिट्री का एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, उन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रोड्स डेवलप कर दिए हैं, एयरपोर्ट्स भी डेवलप करने में असिस्ट कर रहे हैं, ब्रिजेस डेवलप कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। बाकी सारा बॉर्डर एरियाज़ में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मिलिट्री के प्रॉपर मूवमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जा रहा है किस तरीके से दारबुक शोक डॉलक बेड ओल्डी, आपने नाम सुना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं वो लैंड करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हाई ग्राउंड है और यहाँ पर जो रोड है उसने बहुत अच्छा लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया है। किसको? हमारे सब सेक्टर नॉर्थ के साथ जो हमारा कनेक्शन है इंडिया का उस तरह के द्वारा। और एक तरीके से हमारे काराकोरम पास और सियाचिन ग्लेशियर को भी एक्सेस अच्छा खासा देता है। उसके अलावा एक और एग्जांपल दिया है रोहतांग टनल का। जैसा आपको पता होगा कि अक्टूबर 2020 में रोहतांग टनल को इनॉग्रेट कर दिया गया था और उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है कम कर दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि रोहतांग पास जो है वो किन दोनों जगहों को कनेक्ट करता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो किस तरीके से रोहतांग टनल जो है उसने लॉजिस्टिक्स को एक तरीके से लॉजिस्टिक लूप जो है उसको शॉर्ट कर दिया है और कम टाइम में ही हम अपनी मिलिट्री को मूव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ बताया गया कि किस तरीके से नरेश चंद्र कमेटी, देखिए इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, नरेश चंद्र कमेटी जो है उन्होंने ही एक तरीके से कह सकते हैं हम रिफॉर्म जो है सजेस्ट किए थे, रिकमेंड किए थे। किस चीज़ के लिए? एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को बनाने के लिए, और किस चीज़ के लिए? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट को बनाने के लिए। क्योंकि ये बात तो खैर कारगिल वॉर से ही चल रही थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाना है, लेकिन ये दो चीज़ें बनी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये नरेश चंद्र कमेटी ने ही किया है। इसके अलावा जो थिएटर कमांड की जो भी बात चल रही है, जो भी अंडर डेवलपमेंट है, ये भी फ्यूचर में आगे जाके काफ़ी एडवांस स्टेज पे होने वाली है। क्योंकि थिएटर कमांड जब बनेंगी तो हमारा एक तरीके से मिलिट्री जो है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तीनों की पावर जो है हम एक साथ रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इंडिया ने आज के डेट में गलवान में हमारा कोई लैंड सरेंडर नहीं किया है। सरेंडर हमने कभी भी किसी चीज़ को नहीं करा, क्योंकि जो चीज़ हमारी है हम कभी किसी और को नहीं देंगे वो। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हमने एक तरीके से लैंड सरेंडर किया, ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। हमने सरेंडर कुछ नहीं किया, एक तरीके से हम कह सकते हैं हमने प्रॉपर डिप्लोमेसी और मिलिट्री टॉक से ही ये प्रॉपर डिसएंगेजमेंट जो है वो करवाया है। इसके अलावा ये राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि हमने डिसएंगेजमेंट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो LAC है यानी चाइना की जो LAC की डेफिनेशन है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आज हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जो 10th राउंड ऑफ टॉक हुई हैं किसमें? इंडिया और चाइना के टॉप कोर कमांडर के बीच में, उसमें ये डिसएंगेजमेंट की बात हुई है। और बात होने के बाद ये भी बताया गया कि किस तरीके से दोनों साइड ने एक तरीके से कह सकते हैं म्यूचुअल बातचीत से ये चीज़ डिसाइड करी कि डिसएंगेजमेंट होना चाहिए और एक गुड बेसिस यानी दोनों कंट्रीज़ की प्रोग्रेस के लिए और हमारे जो LAC पे इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सही चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, खैर अभी तो ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी ये इन्हीं के अंडर में कराई गई थी। तो जब इन्होंने अपना बयान दिया तो इन्होंने ये कहा कि आज के डेट में जो पुल बैक हो रहा है यानी PLA जो है वो एक तरीके से डिसएंगेज हो रहा है, फिंगर एट को छोड़ के पीछे जा रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि जनरली चाइना ऐसा नहीं करता। लेकिन इंडिया के स्टांस में क्योंकि चाइना ने ऐसा किया है तो डेफिनेटली इंडिया ने अपनी मिलिट्री टॉक्स जो हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे करी हैं और इंडिया ने एक तरीके से कह सकते हैं चीज़ों को रिजॉल्व किया है। तो डेफिनेटली ये एक मतलब तारीफ़ करने लायक बात है कि इंडिया ने जो भी किया चाइना को आज के डेट में पीछे भेज दिया, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए वॉर जो है उससे एक कंट्री को हमेशा लॉस ही होता है। कहीं भी अगर छोटा मोटा वॉर भी होता है, छोटी मोटी लड़ाई भी होती है, उससे भी कैजुअलिटीज़ होती हैं और एक तरीके से फंड्स का बहुत खर्चा होता है। तो ये सब चीज़ें इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो डेफिनेटली रिजॉल्व करना ही एक अच्छा तरीका है ताकि दोनों कंट्रीज जो हैं सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस करें। उसके अलावा जो हमारे बाकी इश्यूज़ हैं, बायलैटरल डिफरेंसेस हमारे कई ज़्यादा,
ये जो है वो तो हम आगे जाके फ्यूचर में भी रिजॉल्व करते रहेंगे और बातचीत तो हमारी होती रहेगी, लेकिन मेन जो था हमारा जो LAC एंगेजमेंट हो रखा था वो भी कम हो गया। ये यहाँ पर मेन चीज़ है। तो यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं सही डायरेक्शन में चल रही हैं और ये इंडिया की कोई हार वार नहीं है, ये इंडिया की एक तरीके से जीत ही है कि हमने चाइना जैसी कंट्री को पीछे भेज दिया। उसके अलावा यहाँ पर अगले आर्टिकल में बात करी जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नए अपॉइंट होने वाले हैं कब, 24 अप्रैल 2021 को। क्या हम लोगों को यानी जो पब्लिक है उनको उनके बारे में पता है, उनका पास्ट क्या है, क्या उनके रिकॉर्ड हैं, क्या क्लीन चिट है उनको, नहीं है, ये सब चीज़ें क्या हमें पता है? नहीं पता। राइटर ऐसा कहना चाहते हैं। राइटर कह रहे हैं कि सिटीजन्स को पता होना चाहिए कि जो नए चीफ जस्टिस हैं, जो फ्यूचर के CJI होने वाले हैं, उन पर क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं। इनफैक्ट हमको तो भी नाम भी नहीं पता। तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे राइटर बता रहे हैं कि 24 अप्रैल 2021 को नए चीफ जस्टिस कौन, जस्टिस NV रामन्ना, ये अपना CJI का ऑफिस एज्यूम करने वाले हैं। ये क्या बनेंगे? 48th चीफ जस्टिस। ध्यान रखिए ये चीज़ आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पक्का आएगी कि ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं। तो देखिए क्योंकि अब यहाँ पर चीफ जस्टिस आने वाले हैं तो हमें नहीं पता कि ये जो अब आएंगे इनके खिलाफ कौन कौन से एलिगेशंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर राइटर उसी की बात करने जा रहे हैं कि अब जैसे अगर ये पावर में आ जाएंगे तो ये अपनी पावर को तो अपने खिलाफ जो एलिगेशन लगे उनमें भी यूज़ कर सकते हैं गलत डायरेक्शन में। अब हमें पता होना चाहिए क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं। देखिए अब राइटर यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे पर्सन जो इतनी हाई पोजीशन एक तरीके से होल्ड करते हैं हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस की, उनके खिलाफ ऐसे एलिगेशंस जो हैं वो सही नहीं है बिल्कुल भी, और एक तरीके से इन उस पर्सन की इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करता है। अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक महीना पहले यानी करीब करीब आप एक महीना मान लीजिए कि आज से करेक्ट एक महीने बाद वो अपॉइंट हो जाएंगे चीफ जस्टिस। तो एक महीने पहले से भी हम देख सकते हैं कि पब्लिक आज की डेट में बिल्कुल अंधेरे में है किस चीज़ से रिलेटेड, उनके जो खिलाफ एलिगेशंस लगे हैं उनके उन एलिगेशंस से। क्यों? देखिए हमें भी अभी नहीं पता कि क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं उनके खिलाफ, तो हमें ये सब चीज़ जानने की ज़रूरत है क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं तो काफ़ी बड़ी बात होती है किसी कंट्री के लिए। चीफ जस्टिस का अपॉइंट होना, किसी मिलिट्री कमांडर, आर्मी नेवी चीफ का अपॉइंट होना, तो ये काफ़ी टॉप पोजीशंस होती हैं और इन पोजीशंस में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिसका पास्ट रिकॉर्ड जो है अपने सर्विस में ख़राब हो। तो ऐसे एलिगेशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, ऐसा राइटर कह रहे हैं। 6 अक्टूबर 2020 को आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी के हैं, कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े, आपको उनका फुल नेम पता होना चाहिए। तो देखिए जब उनको ऐसी चिट्ठी लिखी गई थी और बताया गया था कि किस तरीके से जस्टिस रामन्ना जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं कोर्ट की, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं। कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं? वो ऐसी बेंच को केस देना चाहते हैं जो अपोजिशन पार्टी जो है उसके साथ है और उनको एक तरीके से केस जीतने में हेल्प करेंगी, यानी फेवरेबल बेंचेस को वो केस एलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से उन पर एलिगेशन लगाई गई। उसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से 14 दिसंबर 2020 को जो चीफ जस्टिस महेश्वरी जी थे, कहाँ के? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, उनको सिक्किम हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्यों किया गया उसके पीछे कारण पता नहीं है। तो बेसिकली राइटर यही कह रहे हैं कि जब उनको ट्रांसफ़र किया गया तो जिस बेंच ने ऐसा डिसाइड किया कि जिस कॉलेजियम ने डिसाइड किया कि चीफ जस्टिस महेश्वरी को ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए सिक्किम में, उस बेंच में जस्टिस रमन्ना भी थे। तो बेसिकली उनको ट्रांसफ़र करने में इनका भी हाथ है। तो यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एक सही इंसान कैसे, अब जस्टिस महेश्वरी जी सही इंसान कैसे हैं। राइटर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जब वो चीफ जस्टिस थे आंध्र प्रदेश में, उन्होंने हमेशा ऐसे एलिगेशंस यानी जो भी गलत चीज़ें थी, एलिगेशंस जो लगे थे जस्टिस में, उन सब चीज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और उनमें इंक्वायरी बिठाने की बात की गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको पसंद नहीं आई, किनको? जो जस्टिस रामन्ना है उनको पसंद नहीं आई। तो इसलिए उन्होंने उनको बड़ी बेंच से यानी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की बड़ी बेंच से एक छोटी बेंच में जो सिक्किम हाई कोर्ट की बेंच है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया ताकि वो इस टाइप के जो एलिगेशंस जो लगे हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर उनको इंक्वायर ना कर पाएँ। अब देखिए होता ये है कि इन हाउस प्रोसीजर जो होते हैं इस तरीके से होते हैं कि अगर चीफ जस्टिस में कोई भी एलिगेशंस लगे हैं तो उनका रिमूवल होना चाहिए, और रिमूवल इस तरीके से होना चाहिए कि अगर वो एलिगेशंस सही प्रूव हो चुके हैं तो रिमूवल हो, अगर नहीं हो तो उनको ऑफिस एलोकेट कर देना चाहिए। लेकिन आज की डेट में राइटर के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐसी नहीं चल रही हैं। आज की डेट में राइटर कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक तरीके से चीफ जस्टिस को तो नहीं आप कह सकते, सुप्रीम कोर्ट को राइटर हैं एक तरीके से डायरेक्टली कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मिसकंडक्ट को एक तरीके से देख नहीं रहा है। यानी मतलब उनको पता है कि ये एलिगेशन उनके खिलाफ लगे हैं लेकिन कोई भी ऐसा क्या आप कह सकते हैं उन्होंने एक्शन नहीं लिया चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने, और एक तरीके से इग्नोर ही कर रहे हैं। राइटर यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहते हैं। उसके अलावा राइटर हमसे ऐसा कहते हैं कि एक भारतीय नागरिक होने के कारण
एक भारतीय नागरिक अगर हम हैं तो हमारा ये राइट है कि हमें पता होना चाहिए कि जो चीफ जस्टिस आने वाले हैं उनके खिलाफ क्या क्या एलिगेशंस हैं, क्या उनका पास्ट रिकॉर्ड सही है या नहीं है। लेकिन हमारा जो कोर्ट है वो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा ही नहीं रहा कि अगर किसी भी चीफ जस्टिस के खिलाफ, किसी भी जस्टिस के खिलाफ अगर एलिगेशन लगे हुए हैं तो उन पर इंक्वायरी करे। ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं रहा है, तो जनता को पता कैसे चलेगा। ये यहाँ पर मेन चीज़ है। उसके अलावा यहाँ राइटर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है आज की डेट में जो एलिगेशंस हैं, यानी किस चीज़ में थे, वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने जो लेटर भेजा CJI ऐसे बोबड़े को जो लेटर भेजा, उसमें जो भी एलिगेशंस लगे हैं उनके लिए काफ़ी धीरे धीरे मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है, बहुत स्लो पेस में रिस्पॉन्स दे रहा है। और इतनी स्लो पेस में दे रहा है कि जनता को तो ये चीज़ें पता चल ही नहीं रही हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना एक तरीके से शॉर्ट टाइम में वर्डिक्ट अपना दे देता है तो हर जगह चीज़ें छप जाती हैं, न्यूज़पेपर से लेके हेडलाइंस बन जाती हैं, आप कह सकते हैं न्यूज़ चैनल्स में बिल्कुल हेडलाइंस आ जाती हैं, तो लोगों को पता चल जाता है। लेकिन जब चीज़ें छोटे छोटे स्टेप्स में की जाती हैं, बहुत स्लो पेस में की जाती हैं, तो सारा सामान जो है एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला जाता है और हमको पता भी नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो यहाँ पर राइटर यही कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में चीज़ें बहुत धीरे कर रहा है जानबूझ के, ताकि अगर ऐसे कोई एलिगेशंस भी हैं तो वो बाहर ना आए। तो यहाँ पर राइटर ये बताना चाहते हैं कि जो नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं उनके बारे में पब्लिक को पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक बेसिक राइट है। तो देखिए आज हमने डिस्कस किया 5 अलग अलग एडिटोरियल्स को। आई होप आपको इन एडिटोरियल्स को पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिए। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है शेयर करने के साथ ही इंक्रीज होती है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो डेफिनेटली लाइक भी कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस टाइप की अपडेट जो है कंटिन्यूसली मिलती रहें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।